मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आज सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान एवं भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ एवं विशेष प्रकार के द्रव्य होते हैं। पदार्थ एक विशेष प्रकार के द्रव्य होते हैं। इनमें विशिष्ट संगठन एवं विशिष्ट गुण होते हैं। द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। कण सदा गतिमान अवस्था में रहता है। टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं और पॉइंट्स है द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार द्रव्य की 5 अवस्थाएं पाई गई है, जो निम्न प्रकार है। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव्य अवस्था, तीसरा है गैसीय अवस्था, चौथा है प्लाज्मा अवस्था और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो बात करते हैं ठोस अवस्था का। पहला पॉइंट है द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। दूसरा पॉइंट है इस अवस्था में बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। तीसरा पॉइंट बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, उदाहरण ईंट, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। निम्नलिखित गुणों से युक्त ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहे जाते हैं, जैसे उसका आकृति निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है, काटने पर यह चिकनी तथा सपाट सतह प्रदान करती है। दैशिकता इसका विषम दैशिक होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घप्रासी एवं क्रमबद्ध होता है। अक्रिस्टलीय ठोस निम्नलिखित गुणों के ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहे जाते हैं, जैसे आकृति अनियमित होती है, गलनांक ताप के परास पर नरम होकर गलता जाता है, काटने पर असमतल व अनियमित सतह युक्त होते हैं। दैशिकता इसकी समदैशिक होती है और अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम लघु परासी एवं क्रम अनियमित होती है। अगला टॉपिक है द्रव्य अवस्था। पहला पॉइंट द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव्य अवस्था कहलाती है। दूसरा पॉइंट द्रव्य में श्यानता होती है, उदाहरण जल, दूध, तेल आदि। अगला टॉपिक है गैसीय अवस्था। फर्स्ट पॉइंट द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाती है, जैसे हवा और हाइड्रोजन आदि। दूसरा पॉइंट इस अवस्था में द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण बल छिन्न होता है तथा वह दूर दूर स्थित होते हैं, जिस कारण से अनियमित रूप से गति करते हैं। अगला टॉपिक है प्लाज्मा अवस्था। फर्स्ट पॉइंट है यह द्रव्य की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। अगला पॉइंट दूसरा पॉइंट है ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। तीसरा पॉइंट फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। चौथा पॉइंट नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य समकक्ष गैस होती है। पांचवा पॉइंट प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। अगला टॉपिक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फर्स्ट पॉइंट है यह द्रव्य की 5वीं अवस्था है।
दूसरा पॉइंट, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर यह BEC में परिवर्तित हो जाती है। अगला टॉपिक है द्रव्य की अवस्था का अंतः परिवर्तन। द्रव्य की अवस्थाएं परिवर्तनीय होती है। इसके तापमान में परिवर्तन करने के एक दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे द्रव्य को दो अवस्था में किया जा सकता है, ठोस और गैस में। तो द्रव्य अगर जमता है तो ठोस में, और ठोस अगर गलता है, संघनन करता है तो द्रव्य में बदलता है। द्रव्य अगर संघनन करता है तो वाष्पीकरण करता है तो गैस में, और गैस अगर संघनन करता है तो द्रव्य में। वैसे ही ठोस अगर ऊर्ध्वापातन करता है तो गैस में बदलता है, और गैस अगर ऊर्ध्वापातन करता है तो ठोस में बदलता है। अगला टॉपिक है द्रव्य पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है ठोस के ताप को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। थर्ड पॉइंट है सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन को मानते हैं। गलनांक बिंदु पर ठोस का द्रव्य अवस्था में रूपांतरण संगलन कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 इज इक्वल 373 केल्विन होता है। द्रव्य के वाष्प गैसीय अवस्था में परिवर्तन की अवस्था प्रक्रिया वाष्पीकरण या क्वथन कहलाती है। फिफ्थ पॉइंट है ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला टॉपिक है दाब का प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है किसी गैस पर दाब बढ़ाने पर उसके कणों के मध्य अंतःकणीय दूरी कम हो जाती है तथा कण पास आ जाते हैं। एक निश्चित ताप व दाब पर गैस द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट है एटमॉस्फेयर ATM गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का SI मात्रक पास्कल PA है। 1 ATM बराबर 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। अगला टॉपिक है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जा सकता है। द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में बांटा जाता है और मिश्रण को 2 पार्ट में समांगी और विषमांगी में बांटा जा सकता है। समांगी का मतलब समान संघटन के गुण और विषमांगी मतलब असमान संघटन के गुण। और शुद्ध पदार्थ को भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, तत्व और यौगिक। एक ही तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित तत्व कहलाता है और यौगिक एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है। अब तत्व को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु।
उपरोक्त वर्गीकरण वास्तव में पदार्थ के रासायनिक संघटन पर आधारित है। मिश्रण टॉपिक है मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य मिश्रण कहलाता है। उदाहरण वायु, दूध, समुद्री जल आदि। मिश्रण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि पहले बोले, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात मिश्रण में स्थित अवयव का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान होता है, तो मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का समांगी मिश्रण है। वायु समांगी मिश्रण है, परंतु वायु में धूल के कण, धुएं के कण आदि अनिश्चित मात्रा में साथ में उपस्थित होते हैं, अतः इसे कभी कभी विषमांगी मिश्रण भी कहा जाता है। विषमांगी मिश्रण, जब किसी मिश्रण में स्थित अवयव का संपूर्ण मिश्रण के समान रूप से वितरित न हो, अर्थात अवयव का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान न हो, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और लोहे के बुरादे का मिश्रण, धुआं, दूध, जल तथा वसा का मिश्रण, कंक्रीट आदि। अगला टॉपिक है शुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संघटन स्थिर व निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यह पदार्थ प्रस्वेद, नमी अवशोषक, उदाहरणतः NaOH, KOH, यह हाइग्रोस्कोपिक हाइड्रोजन बनाने वाला शुष्क Na2CO3 का उत्फुल्लित क्रिस्टलीकरण पर जल त्याग वाला भी हो सकता है। उदाहरणतः Na2CO3 × 10H2O। शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि पहले बोले, तत्व और यौगिक। तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो अन्य अवयवों में अपघटित किया जा सकता है और न ही उन्हें निर्मित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव द्वारा निर्मित है। दूसरा पॉइंट है, भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन 46.2% है, सिलिकॉन 27.7% है तथा एल्यूमीनियम 8.3% है और शेष तत्व कम अनुपात में पाए जाते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। इनका संघटन निश्चित होता है। इनके गुण अवयवी तत्वों से भिन्न तथा निश्चित होते हैं। पॉइंट है, यौगिक समांग होते हैं तथा इनके भौतिक स्थिरांक जैसे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि स्थित व निश्चित होते हैं। इनके अवयवों को भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु रासायनिक विधियों द्वारा इनको इनके अवयवी तत्वों तथा साधारण पदार्थों में विघटित किया जा सकता है, जैसे जल, अमोनिया, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। टॉपिक है विलयन। पॉइंट है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
दूसरा पॉइंट, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिक संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाती है। थर्ड पॉइंट है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाती है। फोर्थ पॉइंट है, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। टॉपिक है निलंबन। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के छोटे छोटे कण विलायक में परिक्षिप्त रहते हैं। निलंबन निम्न गुणों को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट पॉइंट है, इस विलयन में कणों का आकार व्यास 1 nm से छोटा होता है। 1 nm से छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। सेकेंड पॉइंट है, इसके कणों को नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता परंतु सूक्ष्मदर्शी के से देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, निलंबन के कण प्रकाश पुंज के पथ को प्रकाशित कर देते हैं। प्रकाश पुंज के पथ को प्रकाशित कर देते हैं। डब्बा में एक पॉइंट है, कोलाइड एवं कोलाइडी विलयन। फर्स्ट पॉइंट है, ये विलयन जिनमें विलय के कणों के व्यास की सीमा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर 10 के पावर 9 से 10 के पावर 6 मीटर के मध्य होती है, कोलाइड कहलाते हैं। ये विषमांगी विलयन होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये दो प्रावस्था में युक्त होते हैं जिसमें एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में विस्तरित रहती है। ये वह प्रावस्था जो विस्तरित होती है परिक्षेपित प्रावस्था कहलाती है तथा अन्य प्रावस्था जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था विस्तृत होती है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। कोलाइड के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वे पृथक रूप में आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। विषमांगी मिश्रण को साधारणतः भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है हस्तचयन। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों में कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है थ्रेशिंग। डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। अत्यधिक मात्रा में के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है निष्पावन। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों द्वारा अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने में किया जाता है। अगला पॉइंट है चालन विधि। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो पृथक करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवसाद एवं निस्तारण। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेल की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अगला पॉइंट है
निषंदम। ठोस संघटन सामान्यतः छोटा आकार युक्त द्रव्य को छनित्र पत्र में प्रभावित करने पर छनित्र पत्र के सूक्ष्म छिद्रों से द्रव्य को निकलकर बीकर में एकत्रित हो जाते हैं, परंतु ठोस छनित्र पत्र यह शेष रह जाता है। अगला पॉइंट है क्रिस्टलन। यह विधि किसी विलायक के उपस्थिति, अशुद्धियों तथा कार्बनिक यौगिक की घुलनशीलता के अंतर पर निर्भर करती है। KNO3 और NaCl का मिश्रण इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगला पॉइंट है पृथक्कारी कीप। इसका प्रयोग दो अमिश्रणीय द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है, जैसे मिट्टी के तेल और जल का मिश्रण तथा धातु शोधन के द्वारा लोहे का पृथक्करण। अगला पॉइंट है ऊर्ध्वापातन। इस विधि का उपयोग ऐसे ठोसों के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो अवाष्पशील ठोस से ऊर्ध्वापातित हो जाते हैं। अगला पॉइंट है आसवन। किसी द्रव्य के अवाष्पनशील पदार्थों की अशुद्धियां होने पर यह विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि का उपयोग ऐसे द्रव्य को पृथक करने में किया जाता है जिनके क्वथनांकों में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, जैसे शुद्ध जल का आसवन द्वारा समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है वाष्पन। किसी विलयन को प्याली में लेकर गर्म करने से जल का अन्य विलायक वाष्प के रूप में पृथक हो जाता है तथा ठोस विलय शेष रह जाता है। अगला टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी का वर्णन या वर्ण लेखन। सन 1903 में रूसी वैज्ञानिक स्वेट ने क्रोमेटोग्राफी नामक आधुनिक विधि विकसित की। इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। वर्ण लेखन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से दो निम्न हैं: अधिशोषण वर्ण लेखन और दूसरा है वितरण वर्ण लेखन। अधिशोषण वर्ण लेखन यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक पर विभिन्न यौगिक विभिन्न अंशों में अवशोषित होते हैं। स्थिर प्रावस्था अधिशोषक पर गतिशील प्रावस्था प्रभावित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। अगला है वितरण वर्ण लेखन। यह स्थिर या अगतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण में अवयव के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। कागज वर्ण लेखन इसका उदाहरण है। क्रोमेटोग्राफी कागज के छिद्रों में पाशित जल अणु स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं तथा जाड़ में विलायक गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। अगला टॉपिक है धातु। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं अथवा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं आघात वर्णीय तथा तन्य होती है। सामान्यतः ये कमरे के ताप पर ठोस होती है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर। उत्कृष्ट धातुएं AgAuPt, क्षारीय धातुएं LiNaK, क्षारीय मृदा धातुएं BeMgCa आदि। अपवाद में मरकरी Hg कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है। Hg मरकरी पारा। टॉपिक है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के प्रमुख भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है धात्विक चमक, विद्युत एवं उष्मीय सुचालकता, आघात वर्धनीयता,
तन्यता, कठोरता, गलनांक व क्वथनांक, घनत्व, भंगुरता, ध्वनिकता, विलयता, ये 10 धातुओं के भौतिक गुणधर्म हैं। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, धात्विक चमक। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमक युक्त होती है तथा धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। उदाहरणतः तांबा Cu, सोना Au, चांदी Ag आदि। धात्विक चमक के कारण ही इसका प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अपवाद में आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती है, परंतु ये अधातु है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत एवं उष्मीय सुचालकता। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होती है, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा उष्मा को अपने अंदर से प्रभावित होने देती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चांदी Ag और तांबा Cu विद्युत तथा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। विभिन्न तत्वों की विद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित है। Ag बड़ा है Cu से और Cu बड़ा है Al से। अपवाद टंगस्टन W, लेड Pb तथा मरकरी Hg है। आघात वर्धनीयता। कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें पीट कर धातु की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिना टूटे धातुओं की चादर में परिवर्तित होने की क्षमता के गुण को धातु के आघात वर्धनीयता कहते हैं। उदाहरणतः चांदी Ag तथा सोना Au अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु है। सोने Au को पीट कर 0.0001 मिमी से भी कम मोटाई की पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। अपवाद में है जिंक और मरकरी। तन्यता। अगला पॉइंट है तन्यता। कुछ धातुएं सामान्यतः तन्य होते हैं, अर्थात इन्हें खींचकर पतले महीन तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस विशिष्ट गुण को तन्यता कहते हैं। उदाहरणतः पहला 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबे महीन तार खींचे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कठोरता। साधारणतः ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती है। इसका प्रमुख कारण इसके मध्य प्रबल आकर्षण बल का पाया जाना है। उदाहरणतः एल्युमिनियम Al, तांबा Au, Cu, लोहा Fe आदि। अपवाद में है सोडियम Na तथा पोटेशियम K। मृदु धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इनके गलनांक प्रायः उच्च होते हैं। अगला पॉइंट है गलनांक, द्रव्यनांक व क्वथनांक। सामान्यतः धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये उच्च ताप पर ही वाष्पित होती हैं। उदाहरणतः आयरन Fe धातु का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर Cu धातु का गलनांक 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। अपवाद में है सोडियम Na और पोटेशियम K। इसके गलनांक क्रमशः 98 डिग्री सेल्सियस तथा 64 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अगला पॉइंट है घनत्व। लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, अर्थात ये भारी होती हैं। सोना Au, सिल्वर Ag आदि का घनत्व उच्च क्रमशः 19.3 ग्राम सेंटीमीटर, 10.5 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3 होने के कारण ये भारी धातुएं होती हैं। अपवाद में है क्षार धातुएं सोडियम, पोटेशियम आदि। अगला पॉइंट है भंगुरता। धातुएं कठोर होती है, परंतु इनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जा सकता, अर्थात पीटने पर यह टूटकर बिखरती है।
अपवाद में है जिंक, ये टूट कर नहीं बिखरती है। अगला पॉइंट है ध्वनिकता। अनेक धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनिकता भी कहते हैं। उदाहरणतः विद्यालयों में लगी हुई घंटी धातु द्वारा बनी होती है, जिसे लकड़ी या धातु से के हथौड़े से ठोकने मारने पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है विलेयता। धातुएं कठोर होने के कारण सामान्य रूप से द्रव्य विलायकों में विलय नहीं होते हैं। क्षार एवं अम्ल के साथ क्रिया कर सकने की क्षमता के कारण अम्लों व क्षारों में विलय कहे जा सकते हैं, परंतु इसके पश्चात इनका स्वरूप व गुण आदि परिवर्तित हो जाते हैं। अगला टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं द्वारा विभिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं का वायु में दहन करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन एरो धातु ऑक्साइड वायु में ऐसा परिवर्तन होता है। इस प्रकार निर्मित ऑक्साइड के जलीय विलयन क्षारीय होते हैं। क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा नीले लिटमस को पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अगला पॉइंट है क्षार धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि सामान्य ताप की वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अगला पॉइंट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 निर्मित होता है, जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्योंकि यह अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण रखता है। अगला पॉइंट है धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुओं की क्रियाशीलता के अनुसार धातुएं जल से भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया करती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्मित करती हैं। उदाहरणतः सोडियम Na तथा पोटेशियम धातुएं ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया दर्शाती है। इनकी अभिक्रिया से धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होते हैं। यह क्रिया इतनी तीव्र होती है कि उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा निर्मित हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। 2H2O एरो 2MOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा, जहाँ M बराबर Na, K आदि। अपवाद लेड, Pb, कॉपर, Cu, गोल्ड, Au, प्लेटिनम, Pt, मरकरी, Hg जैसे धातुएं जल H2O के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है पोटेशियम और सोडियम धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला टॉपिक है धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। फर्स्ट पॉइंट है सामान्यतः सभी धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करती है। धातु प्लस तनु अम्ल एरो धातु लवण प्लस हाइड्रोजन। अगला पॉइंट है जब धातुओं की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होते हैं। धातु प्लस HCl एरो धातु क्लोराइड प्लस H2, जहाँ धातु Na, Mg, Zn, Al, Fe आदि होते हैं।
एक इम्पोर्टेंट नोट्स है एक्वा रेजिया, यह 3:1 के अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। यह सोने को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो सोने एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होती है। अगला टॉपिक है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उनकी सक्रियता से घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। एक अधिक क्रियाशील पॉइंट है, एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। इसके विपरीत कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं करती है। Fe प्लस CuSO4 एरो Cu प्लस FeFSO4 CuSO4 प्लस Ag एरो कोई अभिक्रिया नहीं। टॉपिक है अधातु, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अथवा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं, अर्थात धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं आघात वर्धनीय व तन्य नहीं होती, परंतु कुछ अधातुएं भंगुर होती हैं। उदाहरणतः कार्बन C, नाइट्रोजन N, सल्फर S आदि। इनके अतिरिक्त कार्बन के 2 अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट भी अधातुएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के मुख्य भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला है धात्विक चमक, दूसरा है विद्युत एवं ऊष्मीय अचालकता, तीसरा है भंगुरता, चौथा है तन्यता, पांचवा है कठोरता, छठा है गलनांक, द्रव्यनांक व कथनांक, सातवां है घनत्व, आठवां है ध्वनिकता, नौवां है विलयता। बस अधातुओं के भौतिक गुण टोटल 9 हैं। तो जानते हैं धात्विक चमक। सामान्यतः अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, इनकी सतह मलिन होती है। उदाहरणतः सल्फर S तथा फास्फोरस P दोनों अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती, अर्थात ये मलिन होते हैं। अपवाद में आयोडीन व ग्रेफाइट चमकीले होते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मीय सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। उदाहरणतः फास्फोरस P तथा सल्फर S दोनों अधातु हैं। दोनों के द्वारा ही विद्युत का ऊष्मीय चालन नहीं किया जाता है। अपवाद में है कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है तथा इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट है भंगुरता। ठोस अधातुओं को पीटने पर ये चादर में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि इनकी प्रकृति भंगुर होती है, अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। उदाहरणतः सल्फर तथा फास्फोरस अधातुएं भंगुर होती हैं। अगला पॉइंट है तन्यता। अधातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनमें तन्यता का अभाव होता है। इनकी भंगुर प्रकृति के कारण ये खींचने पर टूट जाती हैं। अगला पॉइंट है कठोरता। अधिकांश ठोस धातुएं जैसे सल्फर S और फास्फोरस P
मृदु होती है जबकि कुछ कठोर होती हैं। अपवाद में है कार्बन का अपरूप हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अगला पॉइंट है गलनांक, द्रवणांक व क्वथनांक। अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक क्रमशः क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात ये निम्न ताप पर भी वाष्पित हो जाते हैं। अपवाद कार्बन C, बोरान B और सिलिकॉन Si। अगला पॉइंट है घनत्व। अधातुओं के घनत्व सामान्यतः कम होते हैं। उदाहरणतः सल्फर का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, जो अत्यंत कम होता है। अपवाद में है हीरे तथा आयोडीन का घनत्व बहुत सी धातु की अपेक्षा अधिक होती है। अगला पॉइंट है ध्वनिकता। अधातुएं ध्वनिक होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला पॉइंट है विलयता। धातुएं विभिन्न प्रकार के द्रव्य विलायकों में घुलनशील होती है। कुछ अधातुएं पूर्ण रूप से तथा कुछ अधातुएं आंशिक रूप से विलय होती है। उदाहरणतः सल्फर SCS2 में विलय है परंतु जल में नहीं। आयोडीन I2Cl2 में विलय है। आयनिक ठोस जल में सुगमता से विलय होते हैं। अगला टॉपिक है अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं द्वारा विभिन्न रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित किए जाते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करते हैं। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय उदासीन होती है। अगला पॉइंट है कार्बन C तथा सल्फर S आदि के ऑक्सीजन O2 से क्रिया द्वारा निर्मित ऑक्साइड जल H2O से क्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं। अधातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं हो पाती। इस कारण अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती। अगला टॉपिक है धातु कर्म। अयस्कों से विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यह प्रक्रम धातुओं की सक्रियता पर निर्भर करता है। उदाहरणतः संगलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम की प्राप्ति होती है। कुछ अधातुओं की उपस्थिति तथा निष्कर्षण का संक्षिप्त विवरण। एल्युमिनियम में उपस्थिति बॉक्साइड क्रायोलाइट। निष्कर्ष इसका गलित Na3AlF3 में विलय का वैद्युत अपघटन। टिप्पणी निष्कर्षण के लिए विद्युत के अच्छे स्रोत की आवश्यकता होती है। आयरन उपस्थिति हेमेटाइट मैग्नेटाइट। निष्कर्षण का सामान्य विधि वात्य भट्टी में CO तथा कोक के साथ ऑक्साइड का अपचयन। टिप्पणी ताप 2170 केल्विन के आसपास होना चाहिए। अगला है कॉपर तांबा। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, मैलाकाइट, क्यूप्राइट। निष्कर्षण सामान्य विधि है सल्फाइड अयस्क का आंशिक भर्जन तथा अपचयन। टिप्पणी है यह विशेष रचना के बने परिवर्तक में स्वतः अपचयन है। इसके अपचयन आसानी से होता है। निम्न कोटि के अयस्कों के हाइड्रो धातु कर्म में सल्फ्यूरिक अम्ल निक्षालन का भी उपयोग होता है। अगला है जिंक। जिंक ब्लेड या स्फेलेराइट, कैलेमीन, जिंकाइट। निष्कर्षण के सामान्य विधि भर्जन तत्पश्चात कोक द्वारा अपचयन। टिप्पणी है धातु का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है अयस्क का सांद्रण प्रसाधन। अयस्क का सांद्रण प्रसाधन
पीसे अयस्क में से अशुद्धियों का पृथक्करण अयस्क प्रसाधन कहलाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क की प्रतिशतता निरंतर बढ़ती है, अतः इसे अयस्क का सांद्रण भी कहते हैं। इस प्रकार शोधित अयस्क सांद्र कहलाता है। अयस्क की प्रकृति के आधार पर इसका सांद्रण निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला, द्रव्य धोवन फेन पल्लवन विधि। तीसरा, चुंबकीय पृथक्करण। चौथा, निच्छालन इत्यादि। तो आते हैं द्रव्य धावन में। यह विधि अयस्क कणों तथा अशुद्धियों के घनत्व के अंतर पर निर्भर करती है। यह गुरुत्वीय पृथक्करण का एक रूप है। इस विधि में पिसे हुए अयस्क को जल की बहती धारा के साथ प्रभावित किया जाता है। भारी अयस्क के कण शीघ्रता में तल में बैठ जाती है, जबकि हल्की अशुद्धियां जल के साथ बह जाती है। सामान्यतः ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क इस विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है फेन पल्लवन विधि। यह विधि अयस्क तथा अधात्री कणों की जल व तेल के साथ गीला होने की विभिन्न क्षमताओं पर आधारित है। अयस्क तेल द्वारा गीला होता है, जबकि अधात्री जल द्वारा गीला होता है। सामान्यतः इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों को अधात्री से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरणतः CuAg, ZnPb आदि को सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा करते हैं। अगला पॉइंट है चुंबकीय पृथक्करण। जब अयस्क या अशुद्धियां चुंबकीय प्रकृति की होती है तो यह विधि प्रयुक्त की जाती है। दोनों को चुंबकीय पृथक्करण द्वारा एक दूसरे के पृथक्करण कर लिया जाता है। चुंबकीय पृथक्कीकरण उपकरण एवं एक तांबे या चमड़े की पेटी से बना होता है, जो दो बेलनों के ऊपर घूमता है। इनमें से एक बेलन चुंबकीय होता है और सामान्यतः विद्युत चुंबकीय प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है निच्छालन। यह अयस्क के सांद्रण की रासायनिक विधि है। जब अयस्क बहुत ही शुद्ध रूप अवस्था में आवश्यक होता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सफेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में हो, इस प्रक्रम द्वारा सांद्रित किया जा सकता है। अयस्क का अपचयन। अगला टॉपिक है अयस्क का अपचयन। सांद्रित अयस्क को धातु में परिवर्तित करने से पूर्व ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है, क्योंकि जब सांद्रित अयस्क कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में होते हैं तो उन्हें आसानी से अचयित नहीं किया जा सकता, परंतु ऑक्साइड का अपचयन आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें पहला है निस्तापन और दूसरा है भर्जन या जारन। तो आते हैं निस्तापन पर। वायु की अनुपस्थिति में सांद्रण अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। इसके फलस्वरूप वाष्पशील अशुद्धियां जैसे जल वाष्प, नमी, CO2, SO2 आदि निकल जाते हैं तथा शुष्क व छिद्र युक्त ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। उदाहरणतः Al2O3 2H2O, उष्मा देकर उष्मा एरो Al2CO3 प्लस 2H2O आदि बनते हैं। अगला पॉइंट है भर्जन या जारन। सांद्रित अयस्क को वायु के नियंत्रण मात्रा में उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड से परिवर्तित करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। उदाहरणतः कॉपर पाइराइट CuFeS2 का भर्जन निम्न प्रकार से होता है 2CuFeS2 प्लस
O2 वर्जन करके, वर्जन मतलब एरो, वर्जन एरो Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2, कॉपर पायराइट, क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है संक्षारण। जब कोई धातु किसी अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया पर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। इसी प्रकार लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र के पदार्थ के परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। ये दोनों अभिक्रिया संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहे के संक्षारण जंग से सुरक्षा, लोहे के संक्षारण जंग से सुरक्षा पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन लगाकर, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर की जा सकती है। अगला टॉपिक है मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुएं गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होती हैं। मिश्र धातुओं की सक्रियता एवं गलनांक मूल शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होती है तथा ये अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। तो चलते हैं कुछ मिश्र धातुएं और वह उनका संघटन। पीतल मिश्र धातु है। इसका संघटन Cu 70% और Zn 30%। उपयोग तार मशीनों के पुर्जे बर्तन बनाने में होता है। डच मेटल, इसमें Cu 80%, Zn 20% मशीनों के पुर्जे बनाने में होता है इसका उपयोग। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। संघटन है Cu 50%, Zn 35%, Ni 15%। बर्तन और मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग होता है। कॉन्स्टेंटन, इसका संघटन है Cu 60%, Ni 40%। तार बनाने में इसका उपयोग होता है। मिश्र धातु है कांसा, इसमें Cu 88%, Sn 12%। इसका प्रयोग बर्तन, मूर्तियां बनाने में होती है। गन मेटल Cu 88%, Sn 10%, Zn 2%। बंदूकें, हथियार, मशीनों के पुर्जे बनाने में गन मेटल का प्रयोग होता है। बेल मेटल, इसमें Cu 80%, Sn 20%। घंटे पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग होता है। मुद्रा धातु Cu 95%, Sn 4%, Pt 1%। मुद्राएं बनाने में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम गोल्ड Cu 90%, Al 10%। आभूषण और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग होता है कृत्रिम गोल्ड का। ड्यूरेलुमीन, इसमें Al 95%, Cu 4%, Mg 0.5%, Mn 0.5%। बर्तन आदि के निर्माण में इसका ड्यूरेलुमीन का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉन Mg 95%, Zn 5%। मशीनों के पुर्जों के निर्माण में इसका इलेक्ट्रॉन का प्रयोग होता है। स्टेनलेस स्टील Fe 73%, Cr 18%, Ni 8%, C सूक्ष्म मात्रा में। उपयोग इसका जो बर्तन, औजार तथा मूर्तियों को बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है। टांका मिश्र धातु है। इसमें संघटन होता है Pb 80%, Sn 20%। विद्युत उपकरणों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार टाइटेनियम, क्रोमियम, जिर्कोनियम, वेनेडियम आदि धातुएं युद्ध कौशल संबंधी हथियारों तथा उच्च स्तर के स्टील और मिश्र धातुओं को निर्मित करने में
उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संरचना। 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता रहा है कि परमाणु सबसे छोटा कण है। परमाणु की संरचना को समझाने तथा इसके मुख्य गुणों को स्पष्ट करने के लिए श्रृंखलागत प्रयोग किए गए हैं। इन प्रयोगों में परमाणु के अपरमाणविक कणों में विभाज्यता का संकेत दिया और दिखाया कि परमाणु का एक निश्चित आंतरिक विन्यास और संगठन होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। वे एक साथ परमाणुओं के केंद्र के समूह बनाते हैं। परमाणु किसी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी में को जाता है। परमाणु के अस्थायी मौलिक कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि अस्थायी मौलिक कण के रूप में न्यूट्रिनो, मेसॉन तथा पॉजिट्रॉन उपस्थित होते हैं। अस्थायी मूल कणों की विशेषताएं: इलेक्ट्रॉन -1 e⁻0, प्रोटॉन +1 p⁻1 या +1h1, न्यूट्रॉन 0 n⁻1। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन, प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया है। अगला टॉपिक है परमाणु के गुणधर्म। परमाणु के गुणधर्म तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के आधार पर तत्व के गुणधर्मों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु में है। अगला पॉइंट है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल परमाणुओं की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: परमाणु क्रमांक ZXA, द्रव्यमान संख्या, परमाणु के प्रतीक। अगला टॉपिक है अणु। किसी तत्व का यौगिक का वह अति सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। यौगिक के अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणुीय स्पीशीज के प्रकार। परमाणुीय स्पीशीज निम्न प्रकार के होते हैं: समस्थानिक, वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक Z समान परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरणतः 11H, 21H, 31H हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अगला पॉइंट है समभारिक। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या A समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं। उदाहरणतः 4018 AR, 4019 K। सम इलेक्ट्रॉनिक जिन परमाणुओं अगला पॉइंट है सम इलेक्ट्रॉनिक जिन परमाणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरणतः F पावर -Ne Na प्लस पावर तथा Mg 2 प्लस पावर, प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। सम न्यूट्रॉनिक भिन्न भिन्न। अगला पॉइंट है सम न्यूट्रॉनिक भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु
जिनमें परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरणतः 31H तथा 42He दोनों में 2 न्यूट्रॉन उपस्थित है। अगला टॉपिक है विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। परमाणुओं के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं। इन नियमों के अनुसार किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n पावर 2 से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या पहले कक्ष या k कोष में 2 गुने 1 पावर 2 होगी। दूसरे कक्ष में या L कोष में 2 × 2 पावर 2 बराबर 8 होगी। तीसरे कक्ष में M कोष में 2 × 3 पावर 2 यानी 18 होगी एवं इसी प्रकार चौथे कक्ष N कोष में 2 × 4 पावर 2 यानी 32 होगी। अगला पॉइंट है सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। टॉपिक है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में निम्न सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए भरे जाते हैं। पहला है अफबाऊ का सिद्धांत, दूसरा है पाउली का अपवर्जन नियम, तीसरा है हुड के अधिकतम बहुलता का नियम। ये 3 नियम हैं। अफबाऊ के सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं के उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। ऊर्जा का निर्धारण n+l के मान से करते हैं। n+l का मान कम हो तो ऊर्जा भी कम होगी। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान हो, तब नया इलेक्ट्रॉन पहले से कक्षक में प्रवेश करता है, जहां n का मान निम्नतम होता है। कक्षकों का ऊर्जा का आरोही क्रम 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p या कक्षकों की ऊर्जा का क्रम बना लिया जाता है और उसमें तीर का निशान देकर आप बना सकते हो। ये हमारे अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। अगला पॉइंट है पाउली के अपवर्जन नियम। परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता है, अथवा एक कक्ष में अधिकतम विपरीत चक्रण के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। विभिन्न उपकोषों में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉनों की संख्या s बराबर 2, p बराबर 6, d बराबर 10 तथा f बराबर 14 होता है। हुड के अगला पॉइंट है हुड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम। समभ्रंश कक्षकों में प्रत्येक कक्षक प्रारंभ में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाएगा। उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होगा। हुड का नियम का अनुपालन C-1s2, 2s2, 2p1x, 2p1y। हुड के नियम का उल्लंघन C-1s2, 2s2, 2p2x। परमाणु के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसकी ऊर्जा शून्य मानी जाती है। अगला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता और भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरणतः फर्स्ट पॉइंट है जल में जब नमक घोला जाता है तो रासायनिक रूप से नमक परिवर्तित नहीं होता, अतः
यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार नमक को वायु में घुला छोड़ने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अगला पॉइंट है, जब लोहे के साधारण टुकड़े को प्रबल चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके रंग, घनत्व, द्रव्यमान तथा संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः चुंबकत्व एक भौतिक परिवर्तन है। अगला पॉइंट है भौतिक परिवर्तनों के लक्षण। फर्स्ट पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक कि प्रक्रिया का कारण रहता है। प्रक्रिया का कारण हट जाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित हो जाती है, अर्थात भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होती है। अगला पॉइंट है, भौतिक परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता। अगला पॉइंट है, भौतिक परिवर्तनों में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है। अगला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन और उसकी अणु संरचना या केवल अणु संरचना बदल जाती है। उदाहरणतः फर्स्ट पॉइंट है, लोहे के टुकड़े को लंबे समय के लिए नम वायु में रखने पर लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तथा उसकी सतह पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है, जब तांबे या कांसे की मूर्तियों को ऑडिटोरियम में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात उन पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट के गहरे रंग की परत जम जाती है, जिसे कॉपर पर जंग लगना कहते हैं। अतः यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, जब हम भोजन करते हैं तो मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। पूरे प्रक्रम के दौरान पेट में अनेक रासायनिक परिवर्तन होते हैं और भोजन के जटिल अणु ग्लूकोज आदि के सरल अणु में टूट जाते हैं, जो शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण। फर्स्ट पॉइंट है, रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रकृति बदल जाती है। दूसरा पॉइंट है, रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थों का निर्माण होता है जिनके गुण मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट है, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। परिवर्तन का कारण हटाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित नहीं होती, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगला टॉपिक है पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाएं। वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ अभिक्रिया करके दूसरे नए यौगिक उत्पाद बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नवत हैं। संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, 5 है अभिक्रिया। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। चलते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरणतः कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण एवं ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaO प्लस H2O एरो CaOH2 बिना बुझा हुआ चूना बनाती है। कुछ अन्य उदाहरण C प्लस O2 एरो CO2 केवल कोल का दहन। अगला पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिकर्मक टूटकर
छोटे छोटे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। उदाहरणतः CaCO3 चूना पत्थर, एरो CaO बुझा हुआ चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ अन्य उदाहरण और भी हैं। HgO मरकरी ऑक्साइड, तापीय अपघटन के साथ एरो लगा AgO2 Hg मरकरी O2 ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरणतः Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट। इस अभिक्रिया में लोहा तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है। कुछ अन्य उदाहरण Mg प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस H2, PbCuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu। अगला पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरणतः Na2SO4 BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। उपरोक्त अभिक्रिया में अवक्षेपण BaSO4 है, अतः इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण FeS प्लस 2HCl FeS प्लस 2HCl एरो FeCl2 प्लस H2S, BaCl2 प्लस Cu2SO4 एरो BaSO4 प्लस CuCl2। अगला पॉइंट है उपचयन एवं अपचयन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यह उदाहरण CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O है। अगला पॉइंट है कार्बनिक रसायन। अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है कार्बन तथा कार्बन श्रृंखला से बने यौगिक कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में सामान्य रूप से निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, ये प्रायः सदृश्य श्रेणी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रत्येक दो समीपस्थ सदस्यों के मध्य CH2 समूह का अंतर पाया जाता है। इन्हें सजातीय श्रेणी भी कहा जाता है। दूसरा है कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलन का विलक्षण गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट है केवल कार्बन व हाइड्रोजन से बने कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन के मध्य एवं बंध प्रदर्शित करने वाले एल्केन द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन तथा तीन बंध रखने वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं, जैसे CH3-CH3, C2H6 एथेन, CH2 CH2 एरो C2H4 एथीन, CH ट्रिपल बंध CH एरो C2H2 एथाइन। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम पदार्थों के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका शुद्धिकरण प्रभावी आशवन द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन यौगिक में एक कार्बन C1
का एल्केन मेथेन कहलाता है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं तथा C2 से C3 क्रमशः एथेन व प्रोपेन कहलाते हैं। ये गैस है C4 से C9 गैसोलीन, C4 से C10 कैरोसिन, C10 से C18 डीजल, C16 से C30 भारी तेल कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। अगला पॉइंट है पेट्रोलियम कार्बनिक यौगिक के एक स्रोत के रूप में। कार्बनिक यौगिक के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। असंतृप्त, अगला पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथिलीन, प्रोपिलीन आदि। थर्ड पॉइंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, टॉलुइन, अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक अम्ल आदि कुछ पेट्रो रसायन के उदाहरण है। अगला पॉइंट है मेथेन, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का क्वथनांक क्रमशः 162, मेथेन का, एथेन का -89 डिग्री, प्रोपेन का 42 डिग्री तथा ब्यूटेन का 0 डिग्री सभी सेंटीग्रेड इकाई में है। अगला पॉइंट है ईथर, R-O-R का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। उदाहरण मेथॉक्सी, मेथेन, CH3OCH3। आइसो, अगला पॉइंट है आइसो, ब्यूटेन तथा क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक है। उपयोग, फर्स्ट पॉइंट है रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होने वाले गैस मुख्य रूप से प्रोटीन व ब्यूटेन का मिश्रण होती है। सेकेंड पॉइंट है धातुओं की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन व एसिटिलीन CH डबल बॉन्ड CH का प्रयोग किया जाता है। किसी यौगिक में स्थित अणुओं, परमाणुओं आदि के मोलों की संख्या व अणु परमाणु के आदि की वास्तविक संख्याओं का द्रव्यमान एवं संख्या निम्न सूत्र की सहायता से सीधे ज्ञात कर सकते हैं। N बराबर W/M N/NA 6.023 × 10⁻23, जहाँ N मोलों की संख्या, अणु परमाणु आदि अर्थात जिनके मोलों की संख्या दी गई अथवा ज्ञात करनी हो। W बराबर प्राप्त वास्तविक द्रव्यमान अणु परमाणु आदि का। कैपिटल M मोलर द्रव्यमान अर्थात N = 1 पर दिए गए अणु अथवा परमाणु के द्रव्यमान। कैपिटल N वास्तविक संख्या अणु परमाणु जिसकी संख्या ज्ञात हो अथवा प्राप्त करनी हो। Na मतलब 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या, जहाँ यह N = 1 पर अणु परमाणुओं की संख्या है। N = 1 के लिए इनका मान सदैव 6.023 × 10⁻23 रहता है। क्लोरीन P ब्लॉक का तत्व है। क्लोरीन P ब्लॉक का तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। क्लोरीन का उत्पादन डेकॉन विधि द्वारा 723 केल्विन पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके प्राप्त होता है। इसका उपयोग पीने के पानी को निर्जम करने में होता है। ClF3 का संकरण sp3 होता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह जो चैप्टर था खत्म हुआ। अब इसमें जो अभ्यास पत्र, इसका जो है अभ्यास प्रश्न, उसको हम अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और उसमें बेल आइकन जो बेल होगा उसको दबाएं
ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। धन्यवाद।